हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस फिजिक्स क्लास। कैसे आप सारे लोग स्टूडेंट्स? आज की हमारी क्लास की ना एक सिंपल सी गोल है कि हम न्यूटन के 3 लॉ को अच्छे से समझेंगे, ना कि उसे याद रखेंगे। देखो, आज के जो लेक्चर है ना, उस लेक्चर में हम न्यूटन के 3 लॉ को अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल के जरिए इतने अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास के बाद तुम उसे अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ये जो 3 लॉ है ना, ये सिर्फ फिजिक्स के फाउंडेशन नहीं है। ये जो 3 लॉ पूरी दुनिया को देखने की एक अलग नज़रिया देता है। और जो हमारे पूरे क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, ये सिर्फ ये 3 लॉ पे बेस है। चाहे तुम रॉकेट साइंस ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, डांस ले लो या कुछ भी ले लो, सारी चीज़ें इस 3 लॉ की वजह से तुम अच्छे से समझ पाओगे। तो सोचो, जो 3 लॉ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, वो हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें उसका वेटेज कितना ज़्यादा होता होगा। चलो देख लेते हैं उस हमारे न्यूटन की लॉज में हमारे एग्जाम में कितने ज़्यादा वेटेज रखते हैं। पहले शुरू करते हैं जेई और नीट एग्जाम में। इसमें ना जेई और नीट एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस न्यूटन 3 लॉ से आते हैं। जेई में ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं और नीट में कंसेप्चुअल बेस्ड और छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं। तो लगभग 8 to 12 मार्क अप्रोक्सीमेटली सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही लेते हैं। फिर जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, किसी को रिसर्च फील्ड में काम करने का मन करेगा, वो गेट फिजिक्स देगा, तब ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर तुम्हें सीएस या नेट देना है तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे और जिसका बेस होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ओवरऑली देखिए, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे रियल लाइफ में भी हमारे काम में आएगा और एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लीटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या कंटिन्यूस मोशन कर रहा है, वो तब तक अपना स्टेट पे कोई चेंजेस नहीं लाएगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल मतलब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो 0 होता है ना, तब 2 केसेस सामने आते हैं। एक केस क्या होगा, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ऐसे ही रेस्ट पे पड़ा रहेगा। ठीक है। और दूसरा, अगर बॉडी दूसरा केस होगा कि अगर बॉडी मोशन में रह रहा है या स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, किसी भी तरह का मोशन कर रहा है, तो तब तक उसी मोशन को मेंटेन रखेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। 2 कैसे आ गया, एक बॉडी रेस्ट में होगा, दूसरा बॉडी इन मोशन में होगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तब तक बॉडी अपना स्टेट चेंज करना पसंद नहीं करता। और इसी लॉ को, एक पेन तो ले लूं, नोट, इस लॉ को द लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो नोट क्या हो गया, दिस लॉ is known as law of inertia। तो कीवर्ड क्या हुआ, हमारा कीवर्ड हुआ आया द इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया मतलब लिखो रेजिस्टेंस,
टू चेंज। मतलब ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज ना करने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसे इनर्शिया कहते हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया इसीलिए कहा जाता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगता है ऑब्जेक्ट अपना इनर्शिया कंडीशन में रहना चाहता है, अपने स्टेट में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता है। इसी और इनर्शिया इसे बोला जाता है जब ऑब्जेक्ट अपना चेंजेस स्टेट पे चेंजेस नहीं लाना चाहता है। इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को द लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। देखो जैसे कि ये कार जा रहा है, कार ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कार के अंदर तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और कार आगे जा रहा है, कार आगे जा रहा है और उसके अंदर बैठे हुए तुम कार के साथ साथ ही आगे जा रहे हो। और उसी टाइम यहाँ पे बैठा हुआ ड्राइवर क्या किया, ब्रेक लगा दी। तो यहाँ पे ना ब्रेक हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है जो इससे कार के मोशन को अपोज कर रहा है और कार को स्टॉप में ले आ रहा है। और जिसके वजह से कार के अंदर में बैठे हुए तुम कार मोशन में था, उसे ब्रेक लग गया, उसके अंदर तुम बैठे हुए तुम्हारा बॉडी में मोशन में था और जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, मतलब ब्रेक ना लगा हुआ था, तुम भी कार के साथ मूव कर रहे थे। और जिस टाइम ब्रेक लगा तुम ऐसे मोशन कर रहे थे, जिस टाइम ब्रेक लगा तुम्हें आगे झुक गए। तो यहाँ पे ब्रेक हमारा एक्सटर्नल काम किया और जब तक ब्रेक ना लगा था आप कार के साथ मूव कर रहे थे, ये था तुम्हारा मोशन, तुम्हारा बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में था। जब ब्रेक लगा उसके वजह से तुम अपने इनर्शिया को चेंज करना नहीं चाहते थे, तुम अपने जो मोशन में तुम्हारा बॉडी था ना उसे कंटिन्यू करना चाहते थे और उसी को रुकने का, जो ब्रेक लगने के बाद तुम्हारा रुकने का जो प्रोसेस आया उसे अपोज करने के लिए आपने रेजिस्टर ऑफर किया। इसकी वजह से आप थोड़ा सामने झुक गए। समझ गए इसे? अब यहाँ पे देखो दूसरे एग्जाम्पल पे, ये जो लड़की हमारे गोल्फ बॉल खेल रही है, तो यहाँ पे जो गोल्फ बॉल है ना वो ऐसे जमीन में पड़ा हुआ है और तब तक पड़ा हुआ है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा है। मतलब बॉल हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, तब तक है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब बॉल पड़ा हुआ है जमीन पे और ये लड़की बैट के जरिए उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना डालती है ना, बॉल वहीं पे पड़ा रहता है। और जब बैट के जरिए वो लड़की हिट करती है तो क्या करती है, गोल्फ बॉल को एक एक्सटर्नल फोर्स देती है, तो जिसके वजह से बॉल हमारा मोशन पे आ जाता है, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ के मोशन पे आ जाता है। और इधर देखो इस टेबल पे ये बॉल पड़ा हुआ है, जब तक हम उस बॉल को हिट ना करें अपना स्टेट ऑफ रेस्ट पे पड़ा हुआ है। और जब हम इस बैट से इस बॉल को हिट करेंगे हम क्या करेंगे, इस बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स इंसर्ट करेंगे और इस फोर्स के वजह से बॉल हमारा इस पे मूव करने लग जाएगा। मतलब जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना दिए थे बॉल हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट पे था और जब हम बैट के जरिए बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं तो हमारा बॉल अपना स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ के मोशन पे आ जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये लॉ हमें बताता है कि रेस्ट पे हो या मोशन पे ऑब्जेक्ट अपना स्टेट मेंटेन रखता है, तब तक मेंटेन रखता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाता है, फिर अपना स्टेट चेंज करता है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन जो भी उसका स्टेट है उसे मेंटेन करना चाहता है। इस वजह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को बोला जाता है द लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ गए? अब चलते हैं हमारा सेकेंड लॉ पे। हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ को बोला जाता है द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। इसे द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्यों कहते हैं? इसका स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of any system is directly proportional to the applied external force and this change in momentum take place in different of the applied force। मतलब न्यूटन ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे, जब हम एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं ना तो वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है और जो हमारा रेट ऑफ चेंज मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। देखो ये होता है हमारा फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। ठीक है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, तो अप्लाइड फोर्स दिस डायरेक्शन में होगा, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ, और वहाँ पे मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और देखो हमें पहले से पता है कि अगर कोई चीज़ किसी के साथ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल के साथ जुड़ा हुआ है, हमें प्रोपोर्शनलिटी सिंबल उठाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है उसका वैल्यू लगभग 1 के बराबर होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसे फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बता सकते हैं। तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बना, हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ बना फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। ये रहा हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, पर हमें पहले से क्या पता है, हमें पहले से पता है कि मोमेंटम डायरेक्ट इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये टर्म हम इस पे मोमेंटम की जगह लिखे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो अगर ये टर्म हम इसकी जगह लिखे, हमारा फोर्स बन जाएगा T mv बाई dt। हम सामने मास ले आते हैं, m रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें और एक बात पहले से पता है, हम पहले से ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किसके साथ बराबर होता है, बराबर होता है एक्सेलरेशन के साथ। और इस वैल्यू अगर इस इक्वेशन में, फोर्स वाली इक्वेशन में हम डाल दे, हमारा इक्वेशन हो जाएगा फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। मतलब हमारा न्यूटन, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा मास होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या जिसे हम द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन बोलते हैं, वो बोलता है हमारा अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और उसके बाद हम मोमेंटम इक्वेशन और हमारा एक्सीलरेशन का इक्वेशन यूज करके देख लिए कि जब मास कांस्टेंट होता है, हमारा सेकेंड लॉ चेंज होके बन जाता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखते हैं, चलो तो एक पॉइंट नोट करो, सेकेंड लॉ चेंज टू किस पे चेंज होता है, चेंज होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन के फॉर्म में। कब, व्हेन मास इक्वल टू कांस्टेंट। जब हमारा मास कांस्टेंट रहता है तब हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन फॉर्म में चेंज होता है। ये जो हमारा F इक्वल टू एम टर्म तब यूज नहीं होता जब मास वेरिएबल होता है। तो मास वेरिएबल कब होता है, जैसे कि मान लो रॉकेट लॉन्च कर रहा है, हम जब रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं ना, वो क्या होता है, नीचे से एक बहुत बड़ा रॉकेट जाता है, जैसे जैसे वो ऊपर चलता है सेपरेशन स्टेज आते रहते हैं। फर्स्ट सेपरेज में कुछ पार्ट उससे अलग हो जाते हैं, जब कुछ पार्ट अलग हो जाते हैं क्या होता है, उसका मास बहुत कम हो जाता है। फिर दूसरा स्टेज आता है, तब भी कुछ मास सेपरेट किया जाता है। ऐसे ऐसे करके आखिरी स्टेजेस तक बहुत सारे मासेस निकल जाते हैं। सैटेलाइट या कुछ चीज़ें जो हमें भेजना होता है वो सिर्फ पहुंच जाता है। तो जब रॉकेट इस तरह ऊपर जाता है ना, बहुत सारे स्टेजेस देके, तो हर एक स्टेज के साथ उसके मास रिड्यूस होते जाते हैं।
तब उसका क्या मास कांस्टेंट रहता है, तब तो मास चेंज होता रहता है, मतलब मास हमारा वेरिएबल है। अगर मास वेरिएबल है तो हम F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला वहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, तब हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पहले के फॉर्म मतलब फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर्म में यूज होगा। तब मास एस मास कांस्टेंट नहीं है तो F इक्वल टू एम ए हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मान लो हमने क्या देखा था, हमने देखा था हमारा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है, और यहाँ पे अगर मास कांस्टेंट है, बॉल वाला केस में बॉल का मास चेंज नहीं हो रहा है, बॉल का मास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमारा फोर्स क्या हुआ, हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सीलरेशन के साथ। इसका मतलब तुम अपने पैरों से जितने ज़्यादा फोर्स से इस बॉल को मारोगे ये बॉल उतनी तेजी से ऊपर उछलेगा, और तुम जितनी कम फोर्स लगाओगे बॉल उतनी कम एक्सीलरेट करेगा। इसका मतलब हमने ये देखा कि जब मास कांस्टेंट है तो तुम जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे बॉल उतनी ज़्यादा एक्सीलरेट होगा, और जितनी कम फोर्स लगाओगे बॉल उतनी कम एक्सीलरेट होगा। और यहाँ अब इधर देखो, ये लड़की अपना सारा एनर्जी लगा के इस बॉक्स को धक्का दे रही है। मान लो कि इस बॉक्स का मास m है, और इस लड़की कितने तेजी से धक्का दे पाएगी, जिसकी उसके पास एक फिक्स अमाउंट का फोर्स होगा, उतनी तेजी से वो धक्का दे पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगी। तो इसका मतलब ये जो फोर्स लगाएगी ये फोर्स फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस पे एक फिक्स्ड फोर्स से ये इस बॉक्स को धक्का देगी। मान लो कि एक दूसरा बॉक्स इसके पास होगा जो इस m मास वाले बॉक्स से थोड़ा भारी होगा, और इसका मास होगा m डैश। तो हमने क्या सोच रखा है, m डैश मास वाला बॉक्स m से ज़्यादा बड़ा है, इसका मास ज़्यादा है, तो m डैश हमारा m से बड़ा है, पर हमारा f फिक्स्ड है। तो इसके वजह से जो वो फिक्स्ड फोर्स F से m वाले बॉक्स को धक्का देगी, हमारा F फिक्स है, तो उस पर क्या एक्सीलरेशन होगा, ma होगा। हमारा मास छोटे वाले बॉक्स का बहुत कम है, तो ये फिक्स वाले फोर्स को मेंटेन करने के लिए एक्सीलरेशन का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब मास कम था इसीलिए ज़्यादा एक्सीलरेट होगा। मतलब जब लड़की इस छोटे वाले बॉक्स को धक्का देगी वो बॉक्स बहुत तेज़ी से चला जाएगा सामने से, बहुत तेज़ी से, मतलब उस मास के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना एक्सीलरेशन होगा उस फोर्स को फिक्स करने के लिए उतनी तेज़ी से वो बॉक्स मूव करने लग जाएगा। पर जब वो बड़ा वाला बॉक्स जिसका मास m डैश है उसे मूव करने की कोशिश करेगी तो F फोर्स लगेगा m डैश और a। यहाँ पे m डैश मास ज़्यादा है तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो जब वो m डैश मास वाले बॉक्स को धक्का देगी तो एक्सीलरेशन कम होगा। तो हमने देखा कि जब m डैश मास वाले बॉक्स का एक्सीलरेशन m वाले मास के एक्सीलरेशन से कम है, तो इससे हमें ये समझ रहा है कि जब फोर्स फिक्स्ड है तब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा। तो हमने क्या देखा, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जिसे द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहते हैं उसमें पढ़ा कि जब मास कांस्टेंट होता है हमारा जो लॉ बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो चेंज होके फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन बन जाता है। और हमारा जब मास कांस्टेंट रहता है जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे अपने ऑब्जेक्ट उतनी तेजी से एक्सीलरेट करेगा, जितनी कम फोर्स लगाएगी उतनी कम एक्सीलरेट करेगा। और जब हमारा फोर्स ही फिक्स रह जाएगा तब क्या होगा, जितनी बड़ा मासेस होगा एक्सीलरेशन उतना कम होगा, और जितनी कम मासेस होंगे और एक्सीलरेट उतनी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबसे छोटू सा लॉ हमारा, मतलब अगर हर फोर्स का कोई एक्शन है
उसमें इक्वल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डिरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स रहेगा कि अगर तुम किसी को धक्का दे रहे हो, जितनी तेजी से तुम एक एक्शन फोर्स उस पर अप्लाई करोगे उतनी मैग्नीट्यूड पर ऑपोजिट डिरेक्शन में तुम पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये बोलता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए इस लॉ को बोला जाता है द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस लॉ का एक खास पॉइंट है, क्या पता है? द एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में काम करता है, वो हमेशा एक साथ काम करता है। अगर एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स रहेगा ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्शन फोर्स है रिएक्शन नहीं रहेगा, एक्शन है तो रिएक्शन रहेगा ही। तो दोनों पेयर में काम करेंगे पर दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसके वजह से एक बॉडी पे एक्शन लगेगा तो दूसरे बॉडी पे रिएक्शन लगेगा। एक साथ दोनों एक ही बॉडी पे कभी नहीं लगेंगे। समझ आ गया? चलो देखते हैं कैसे काम करता है। देखो, जब तुम बोटिंग किसी पानी वगैरह में बोटिंग करके किनारे पे आते हो, क्या करते हो? ऐसे बोट से उतरते हो। तुम जब बोट से पानी से ऐसे जमीन पे उतरते हो ना, तुम अपने कुछ फोर्स देते हो जमीन से, ठीक है, जिसे हम एक्शन फोर्स कहते हैं। तो एक्शन फोर्स तुम यहाँ क्या करते हो? बोट से जमीन पे उतर रहे हो, तुम जमीन पे एक एक्शन फोर्स डालते हो। तो हमारे थर्ड लॉ के बेसिक पे उतनी मैग्नीट्यूड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे बोट पे एक रिएक्शन फोर्स भी काम करता है, जिसकी वजह से बोट हमारा थोड़ा पीछे चला जाता है। इसलिए तुमने देखा होगा जब हम बोट से उतरते हैं ना, बोट से उतरते टाइम बोट थोड़ा पीछे चला जाता है, क्योंकि बोट पे उसी टाइम एक रिएक्शन फोर्स काम करता है, जिससे जो रिएक्शन फोर्स बोट को पीछे धकेल देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो लड़का है ना, ये जमीन पे उछल रहा है। मान लो कि तुम जमीन पे उछल रहे हो। हम जब जमीन पे जंप करते हैं ना, हम क्या करते हैं? कुछ फोर्स अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ फोर्स जमीन पे एक्सर्ट करते हैं, जैसे एक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हम जितने ज़्यादा एक्शन फोर्स जमीन पे डालते हैं, उतनी मैग्नीट्यूड पर अपोजिट डायरेक्शन में जमीन हम पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके वजह से हम थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए हम जितना जोर से जंप करते हैं उतनी जोर से ऊपर आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जितने जोर से एक्शन फोर्स जमीन पे लगाते हैं उतनी मैग्नीट्यूड पर अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ हम पे एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसके वजह से हम ऊपर उछल जाते हैं। और जब क्या होता है ना, कोई बंदूक से गोली निकल रही होती है, तब क्या होता है? हमारा लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन की वजह से बंदूक से गोली निकली, तो दोनों का बहुत एक्शन, बंदूक गोली पे एक एक्शन फोर्स डालेगा, बंदूक क्या करेगा? गोली पे एक एक्शन फोर्स डालेगा, और गोली बंदूक पे एक उतनी मैग्नीट्यूड के एक रिएक्शन फोर्स डालेगा पर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या होगा? दोनों में फोर्स सेम रहेगी। अगर दोनों में फोर्स सेम है तो हमारा, याद करो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था? F=ma। तो हमारा गोली बहुत छोटू सा होता है, इत्तू सा होता है, उसका मास छोटू सा होगा, छोटू m सा होगा, उसका मास कम है। और सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स =ma। दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो तो सेम है। गोली का मास बहुत कम है, तो फोर्स बैलेंस करने के लिए एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए गोली बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाती है। पर इन कंपैरिजन हमारा गोली बंदूक थोड़ा बड़ा सा होता है, मान लो कि बड़ा वाला है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बनता है F=ma। तो गोली के कंपैरिजन में गन का मास तो ज़्यादा होता है ना। अगर गन का मास ज़्यादा है, फिक्स अमाउंट का, तो फोर्स हमारा है ना, फोर्स को मेंटेन कर लेने के लिए हमारा एक्सीलरेशन कम होगा। इसके वजह से जब रिएक्शन फोर्स गन पे लगता है, गन पीछे रिएक्शन के फोर्स के वजह से पीछे तो जाता है, पर मास के कारण वो ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करता पीछे तक, थोड़ा सा ही एक्सीलरेट करता है। समझ गए? तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स ना हमेशा हमें हर जगह आराम से दिख जाती है।
अगर इस तीन लॉ को हम तीन सेंटेंस में बोले तो हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है थिंग्स रेजिस्ट चेंजेस और इनर्शिया, और सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन, थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अगर इस तीन लॉ को एक कहानी की तरह देखें ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही घूमता रहता है, स्टेट अपना रेस्ट पे रह सकता है या ऐसे ही घूमता रहता है, तब तक अपने स्टेट को मेंटेन करता है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये था फर्स्ट लॉ। देन अगर ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन तक क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा एक्सीलरेट होगा, जितना फोर्स होगा उतने ज़्यादा एक्सीलरेट होगा जब हमारा मास कांस्टेंट है। ये था हमारा सेकेंड लॉ। फिर अगर थर्ड लॉ, जब अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो इसका मतलब रिएक्शन फोर्स लगेगा ही। कितने अमाउंट के लगेगा? जितनी अमाउंट में तुमने अपना एक्शन फोर्स लगाया उतनी अमाउंट में ही लगेगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग बॉडी पे काम करेगा। अगर इससे थोड़ा तुम्हारे साथ कनेक्ट करें ना, हम बच्चे ना अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में अपनी आलसी पर में ऐसे पड़े रहते हैं, बेड पे ऐसे बिना पढ़े घूमते फिरते रहते हैं, जो अपना इनर्शिया मेंटेन करते रहते हैं, तब तक जब हमें एक्सटर्नल फोर्स जैसे डांट, धमकी, गाली ना पड़े या एग्जाम के प्रेशर ना आए। जब सेकेंड लॉ यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम पे अप्लाई हो जाता है, हमें डांट पड़ जाती है, गाली पड़ती है, कुछ भी होता है, तो हम उस टाइम हम पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है, हमने क्या करते हैं ना, अपना स्टेट छोड़ के मोशन करने लगते हैं। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स हम पे लगता है हम उतने तेज़ी से एक्सीलरेट करते हैं, उतने तेज़ी से पढ़ने लग जाते हैं, अपने काम करने लग जाते हैं। पर उसके बाद तो थर्ड लॉ आ जाता है, अगर हम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, एग्जाम का प्रेशर आया है या हम घर से डांट पड़ी है पढ़ने के लिए, हम पढ़ते तो है पर रिएक्शन फोर्स तो लगाएंगे ही ना, तो रिएक्शन की फोर्स उतनी मैग्नीट्यूड की रिएक्शन फोर्स लगाते हैं और पढ़ाई से दूर भाग जाते हैं, क्लास ही छोड़ देते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि न्यूटन की तीन लॉ सिर्फ हमारे रियल लाइफ में भी नहीं, हमारे नेचर में भी बसा हुआ है। हम भी उसे ऐसे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, तब हम अपने मन से नहीं भागते, हम अच्छे काम करते हैं, पढ़ाई छोड़ के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं तुम इस कॉन्सेप्ट या टॉपिक को कितने अच्छे से समझे हो, और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो लेट्स फायर योर न्यूट्रॉन्स। ए बुक is lying on the table, is set at rest unless pushed. Which law does this situation represent? A. Newton's first law, B. Newton's second law, C. Newton's third law, D. Newton's law of gravitation. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है एक टेबल पे ऐसे बुक पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है? अपना स्टेट ऑफ रेस्ट पे पड़ा हुआ है। कब तक के लिए पड़ा हुआ है? जब तक हम उससे एक्सटर्नल फोर्स या उसे पुश ना कर रहे हैं। ये कौन सा लॉ बोल रहा है? हमारा फर्स्ट लॉ बोल रहा है। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? ऑब्जेक्ट हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट या कंटिन्यू मोशन तब तक मेंटेन रखता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। A football and a basketball are kicked with the same force. The football moves further. Why? The basketball is darker in color. Football is lighter, so it oscillates more. C. Football is round in shape. And D. Newton's third law is applied. देखो, हम सब खेलते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि फुटबॉल का मास जो होता है ना, मास ऑफ फुटबॉल बहुत कम होता है मास ऑफ बास्केटबॉल से। और हम जब न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था F=ma, और हमने देखा था जिसका मास ज़्यादा होता है उसका ऑसिलेशन कम है, और वाइस वर्सा, मतलब जिसका मास कम है और उसका ऑसिलेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा? फुटबॉल का मास कम है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा मतलब खेलते टाइम फुटबॉल बहुत तेज़ी से भागेगा इन कंपैरिजन टू बास्केटबॉल। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फुटबॉल इज लाइटर सो इट्स एक्सीलरेट मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Why do we feel pain when we punch the wall? Option A, wall is too solid. B, the wall is secretly attack us back. C, the wall apply equal and opposite force. D, we punch incorrectly. ये बोला है, मान लो कि यहाँ पे एक दीवार है और तुम यहाँ पे पंच लगा दिए, जोर से ऐसे मुक्का जड़ दिए उस दीवार पे, तो क्या होगा? क्या दीवार सॉलिड है, इसके वजह से तुम्हें पेन हुआ? बहुत अच्छे से बनाए हो तुमने, इसलिए तुम्हें पेन हुआ? नहीं। तो क्या उस चुपके से मुझे मारा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कोई कि तुम बोल के तुम पे अटैक कर देता है? नहीं करता ना, तो ये भी नहीं। तो द वॉल अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्या दीवार तुम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है? हाँ। कौन से लॉ के बेसिक पे? न्यूटन के थर्ड लॉ के बेसिक में। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे किसी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके एग्नेस्ट पे हम पे एक उतनी मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स काम करता है। जैसे हम दीवार को पंच किया, जितनी मैग्नीट्यूड के हमने पंच किया था दीवार, उतनी मैग्नीट्यूड पे हम पे भी उतनी फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया था, जिसके वजह से हम पंच करने के बाद हमें पेन फील हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी। फिर आता है ऑप्शन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, फोर्स इज नेसेसरी टू अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोल रहा था कि फोर्स जरूरी है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करता जब तक फोर्स लगता है। न्यूटन, ऑप्शन बी, न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा था? न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसीलिए तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोल रहे थे द लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या बोला जाता था? द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन सी, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज ओनली टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? न्यूटन थर्ड लॉ था द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो बोल रहा था कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स डाले तो दूसरे ऑब्जेक्ट हम उतनी मैग्नीट्यूड की अपोजिट फोर्स लगेगा। पर यहाँ पे तो नहीं बोला गया था कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, किसी पे भी लग सकता था। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन डी, न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेट टू मास एंड एक्सीलरेशन एंड फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे फोर्स और एक्सीलरेशन एक साथ रिलेट हो रहे, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गन फायर्स ए बुलेट फॉरवर्ड, व्हाट हैपेंड टू द गन? ऑप्शन ए, नथिंग हैपेंस टू द गन। बी, इट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। सी, इट रिकॉइल्स बैकवर्ड। डी, इट बिकम हैवियर। क्या होता है जब एक गन किसी बुलेट को फायर करता है? नथिंग हैपेंड टू द गन, गन के साथ कुछ नहीं होता, कुछ तो होता है। तो ऑप्शन ए हमारा ऐसे गलत हो गया। इट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, अगर गन सामने चल जाता है तो गन से बुलेट सामने जाता है, बुलेट एक रिएक्शन फोर्स गन पे लगाता था, जिसकी वजह से गन हमारा फॉरवर्ड जाता था या बैकवर्ड जाता था? बैकवर्ड जाता था। तो ऑप्शन बी हमारा ऐसे गलत हो गया। इट रिकॉइल्स बैकवर्ड, गन हमारा रिकॉइल कर रहा था बैक डायरेक्शन में, तो हमारा ऑप्शन सी ऐसे ही करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इट्स रिकॉइल्स बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स acts on a 2 kg mass, what is its acceleration? मतलब यहाँ पे F दिया गया है 10 न्यूटन, मास दिया गया है 2 kg, और हमें पता है F इक्वल टू ma, और हमें फोर्स दिया गया है, मास दिया गया है, एक्सीलरेशन निकालना है। मास यहाँ पे एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई पे है, मास को इधर ले आएंगे तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास इक्वल टू एक्सीलरेशन। F बाई m, F हमारा 10 न्यूटन है, मास हमारा 2 kg है, और एक्सीलरेशन A आप निकल जाएगा, तो हमारा A आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन देखो,
ऑप्शन बी पे 5 मीटर पर सेकेंड करें, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार सडनली स्टॉप्ड एंड द पैसेंजर lurched forward. Why? Option A, gravity acted on the passenger. B, friction acts suddenly. C, due to inertia of motion. D, due to engine failure. जब कार ऐसे जा रहा है ना और सडन रुक जाता है, किसके वजह से? ब्रेक के वजह से। और ब्रेक हमारा किसका काम करता है? एक एक्सटर्नल फोर्स के काम करता है। जब ब्रेक एक्सटर्नल फोर्स पे काम करता है इस कार पे, इसके अंदर जो इंसान बैठा हुआ ना, इसका बॉडी में मोशन पे था, तो जब उसे अचानक एक एक्सटर्नल फोर्स आके उसे रोक दिया, इस बॉडी के इनर्शिया जो बोलता है कि मैं अपना स्टेट चेंज नहीं करूँगा, वो उसके वजह से क्या होगा? वो थोड़ा मोशन पे रहने की कोशिश करेगा और आगे झुक जाएगा। तो किसके वजह से हो गया? बॉडी के इनर्शिया की वजह से। तो ऑप्शन ए हमारा ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द पैसेंजर, नहीं, ग्रेविटी तो हमेशा काम करता है। ऑप्शन बी, फ्रिक्शन एक्ट सडनली, नहीं, फ्रिक्शन ओवरकम किया था इसलिए तो कार मूव कर रहा था। ऑप्शन सी, ड्यू टू इनर्शिया मोशन, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नेट फोर्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज 0, व्हाट विल हैपन टू द मोशन? ए, इट विल स्टॉप, बी, it will move with constant velocity, C, it will accelerate, D, it will turn। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है जिसपे हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उसके मोशन के साथ क्या होगा? फर्स्ट लॉ पे हमने पढ़ा था, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे ऑब्जेक्ट अपना स्टेट मेंटेन करेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन करेगा। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे किस स्टेट पे है? ऑब्जेक्ट हमारा मोशन स्टेट पे है, मतलब मूव ही कर रहा है, और उस पर फोर्स क्या है? फोर्स 0 है। अगर फोर्स 0 है, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, मोशन पे है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट उसी मोशन पे रहेगा। तो ऑप्शन ए क्या बोला? इट विल स्टॉप, नहीं रुकेगा। ऑप्शन बी, इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो ये था हमारा आज का क्लास, और आई होप कि तुम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होगे, और क्लास के बाद जाके थोड़े क्वेश्चंस कर लेना इससे रिलेटेड, ताकि जो आप भी पढ़ाए हो ना वो तुरंत दिमाग से अच्छे से बैठ जाएगा। और आई होप कि तुम्हें ये तीनों लोग अच्छे से समझ आए होंगे। तो थैंक यू।